इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब तम जो भानु ध्योत होत उदंगल दूरि सब तम जो भानु ध्योत। गुलिस्तान विषय के आधार से अपनी यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें अपनी करण परिणाम इस विषय के आधार से यहाँ पर अपनी कल बात हुई थी। अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये तीन भाव किस प्रकार से होते हैं, इसकी चर्चा हमने कल यहाँ पर अपनी प्रारंभ की थी। सबको ये वाला विषय क्लियर होगा। कल जो हमने यहाँ पर बात की थी कि एक समय में यदि जाए तो समयवर्ती भी हो सकता है, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, वो भी अधः करण परिणाम में। फिर अपूर्व करण में हमने दो अपेक्षाएं देखी थी कि एक समय में जाए तो वो तो समान असमान दोनों हो सकते हैं, लेकिन यदि अलग अलग जाएगा तो अलग अलग ही रहेंगे, है ना। फिर फिर हमने बात आगे प्रारंभ की थी अनिवृत्ति करण परिणाम किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी हमने जाना था कि एक समय में जाए तो एक समय ही रहते हैं और अलग अलग जाए तो अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हमने यहाँ पर कल भावों की चर्चा की थी। और आज हमारा विषय है, आज हमारे दो टॉपिक चलेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है गमनागमन और उसके बाद है विशेष अपेक्षा से निरूपण। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं यहाँ पर अपना गमनागमन। यहाँ से चौथे गुण स्थान से जीव कहाँ जाएगा और कहाँ से चौथे में आएगा, है ना। आइए बात प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये है अपना चौथे गुण स्थान का गमनागमन। गमन माने होता है जाना और आगमन माने होता है आना। गमन के 5 रास्ते होते हैं, आगमन के 4-5 रास्ते होते हैं, माने जाने के भी 5 और आने के भी 5, ऐसे 5-5 रास्ते होते हैं दोनों के। अब कैसे कैसे होते हैं, जाने के कौन से और आने के कौन से। सबसे पहले अपन देखते हैं गमनागमन में गमन। ठीक है, गमन में सबसे पहले बताया है, देखिए जाने के रास्ते। चौथे गुण स्थान है अविरत सम्यक्त, माने चौथे गुण स्थान वाला जीव है, यदि वो जीव जाएगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ उसकी सीमा है। सबसे पहले ऊपर के बताया कि ऊपर कहाँ जा सकता है, तो कहते हैं ऊपर देखा जाए तो 7वें तक जा सकता है। कौन सा? चौथे गुण स्थान वाला जीव कहाँ तक जा सकता है? 7वें गुण स्थान तक। ठीक है, 7वें में जा सकता है। फिर चौथे से फिर कहां पर कहा? 5वें गुण स्थान में कहा, माने चौथे से 7वें गुण स्थान में भी जा सकता है और चौथे से जाए तो 5वें गुण स्थान में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ किसी का प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर 7वां लिया, 5वां लिया, तो 6 क्यों छोड़ दिया, है ना। 6वां गुण स्थान क्यों छोड़ दिया, 6वें में क्यों नहीं जा सकता? तो कहा 6वें में सीधा नहीं जाएगा, बेशक 7 से 6 में जाए, लेकिन पहले 7 में जाना पड़ेगा, तब जाकर 6 में आएगा, है ना। नियम है ये, पहले 7 में जाएगा तब 7 से 6 में आएगा, डायरेक्ट 6वें गुण स्थान में नहीं जा सकता, ऐसा नियम। ठीक है, तो दो रास्ते हो गए ऊपर के। हमने कौन कौन से रास्ते हो गए? पहला तो 7वें में जा सकता है और दूसरा 5वें में भी जा सकता है। ठीक है, कौन सा? चौथे गुण स्थान वाला जीव। ये तो ऊपर के हो गए। अब नीचे भी कहाँ कहाँ जा सकता है, नीचे के गुण स्थान भी होते हैं, उनमें भी कहाँ कहाँ जा सकता है, ये भी देखना है। और हाँ, ऊपर देखना आप लोग, द्रवलिंगी मुनिराज, चौथे में यदि कोई द्रवलिंगी मुनि है तो वो 7वें में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5वें में कौन जाएगा चौथे से? जो द्रवलिंगी सावक है और द्रवलिंगी मुनि दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये हो गया अपना जाने के 2 रास्ते। अभी जाने के 3 रास्ते और बाकी हैं। कौन कौन से? नीचे देखिए, तीसरे से माने चौथे से कहाँ जा सकता है? तीसरे में भी जा सकता है। ठीक है, चौथे से दूसरे में भी जा सकता है और चौथे से पहले में भी जा सकता है। यदि चौथे गुण स्थान से जीव जाएगा, कहाँ जाएगा? तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है और पहले में भी जा सकता है। लेकिन अपेक्षाकृत बात की है कि यदि चौथे से, यदि जो चौथे गुण स्थान वाला जीव है वो यदि तीसरे में जाएगा, तो कौन कौन से जीव जाएंगे तीसरे में? औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षापशमिक सम्यक दृष्टि दोनों ही जा सकते हैं तीसरे में, ध्यान रखना।
ठीक है। यदि चौथे गुण स्थान वाला जीव औपशमिक, शाश्वमिक, सम्यक दृष्टि है तो वो जीव तीसरे में आ सकता है। लेकिन दूसरे में थोड़ी अपेक्षाकृत बात की है। क्या बात की है कि दूसरे में मात्र औपशमिक आएगा। ठीक है, दूसरे गुण स्थान में छाप शमिक सम्यक दृष्टि जीव ऊपर से गिरेगा तो नहीं आएगा, है ना, दूसरे में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? तीसरे में जाएगा, और फिर सीधा पहले में आ सकता है औपशमिक और छाप शमिक सम्यक दृष्टि जीव। क्लियर? दूसरे में छाप शमिक सम्यक दृष्टि जीव आ ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर छायक की बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात की? चौथे गुण स्थान में बेशक छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन छायक क्या होता है अपन ने सुना भी है, छायक का कितना काल होता है? अनंत काल होता है। छायक कभी छूटता नहीं है, छायक सम्यक हो जाए तो कभी गिरता नहीं है ना। तो यहाँ पर छायक सम्यक तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि छायक सम्यक वाला तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर औपशमिक की अपेक्षा बात की है और छाप शमिक की अपेक्षा बात की है। दूसरे में मात्र औपशमिक आएगा, छाप शमिक नहीं आएगा, और तीसरे पहले में छाप शमिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक दोनों गिर सकते हैं, और पहले में भी। ठीक है, ये तो हमारे हो गए जाने के 5 रास्ते। कितने हो गए? 5 रास्ते हो गए गमन करने के, जाने के। अब आने के भी 5 रास्ते होते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या कहा। सबसे पहले अविरत सम्यक गुण स्थान में यदि किसी का आगमन होगा, कोई जीव आएगा, तो पहले कहां से आएगा? तो कह रहे हैं देखिए, पहले गुण स्थान से चौथे में आ सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता है? ये तो उसे ही उत्तर पता होगा जिसने पहला गुण स्थान पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि पहले में भी चौथे में गमन था, नहीं गमन था? पहले में चौथा यदि पकड़ा जाए, पहले पे जाइए और उसका गमनागमन पकड़िए, तो पहले से चौथे में गमन था वहां पर। तो यहाँ पर कह दिया कि जब पहले से चौथे में जा रहा है तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया आगमन। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है ना आप लोगों को? क्योंकि अभी बीच में हमने समझाई भी थी आप लोगों को ये चीज। इतना देखने के बाद ये तो पहले गुण स्थान से चौथे में आ सकता है, सीधा ध्यान रखना, और तीसरे से चौथे में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नहीं लिया है ना। यहाँ पर पहले से तीसरे चौथे में आ सकता है और तीसरे से भी चौथे में आ सकता है। अब देखिए, ये जो पहले गुण स्थान वाला आ रहा है, ये पहले गुण स्थान वाला सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और अनादि भी हो सकता है, ध्यान रखना। पता है किसी को कैसे हो सकता है सादी अनादि दोनों? कैसे हो सकता है? हाथ खड़ा करिए। चलिए, हमने वो देखा था, आपने ध्यान होगा, एक वो देखा था हमने, ऊपर चढ़ता है, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, फिर दूसरे में गिरता है, देखा था सबने? हाँ, तो उसमें यदि अनादि मिथ्या दृष्टि को अपन लेंगे तो उसको अपन कहेंगे प्रथमोपशम सम्यक की अपेक्षा चौथे में जाता है। ठीक है, कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक, और वैसे सादी तो जाएगा ही, तो यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों को लिया है। और तीसरे गुण स्थान से भी सीधा चौथे गुण स्थान में जीव आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो तो सादी है ही, वो तो आ ही सकता है। ठीक है, हाँ, आगे फिर ऊपर से कह रहे हैं, ऊपर से कहां से इसमें आ सकता है? तो देखिए, सबसे पहले बताया पांचवे से आ सकता है, छठवे से आ सकता है, और फिर पांचवे से आ सकता है। अब इसमें थोड़ा हमको समझना है ना, ध्यान सुनिएगा। पांचवे -11 है ना, ये लिखा हुआ है मरण की अपेक्षा। पांचवे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक जितने भी जीवों का मरण होगा, वो सभी जीव चौथे में गिरेंगे। क्या कहा? पांचवें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक जितने भी जीवों का मरण होगा, वो सभी जीव चौथे गुण स्थान में ही आकर गिरेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नई आ गई। आपने तो कहा था कि आने के 5 रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए ये? 7 ये हो गए, और 2 ये हो गए नीचे वाले, पहला और तीसरा, तो 9 रास्ते ये हो गए।
ठीक है, 9 ये हो गए और आने जाने के 5 हो गए, 5 और 9 कितने होते हैं, 14 रास्ते। तो देखा जाए वैसे मोटे मोटे रूप में कहा जाए तो 14 गुण स्थानों में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चौथे गुण स्थान का ही है। ज्यादा गाड़ियां इधर ही आती हैं और इधर से ही जाती हैं। कभी कोई टिकट कटाना हो यहाँ पर पहुंच जाओ, टिकट कट जाएगी आपकी, कहाँ जाना है हर सब बात सब मिलेगा आपको, कौन से में जाना है, जहां भी जाना है आपको वहां पहुंचेगा, पहुंचाएगा गुलिस्तानी वाला। ऐसे ही इसको हवा में नहीं उठाया चौथे गुलिस्तान को, इसमें कुछ तो दम है, इसलिए तो लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं चौथे गुलिस्तान को। अब आप ही देखिए, अभी तक हमने जितने गुलिस्तान पढ़े एक में भी ऐसा गमनागमन ही सुनाई दिया इसमें 14 बार आना जाना लिखा हो। कहीं तो 4 बार ही है, कहीं 8 बार है, कहीं 5 बार है, लेकिन सबसे बड़ा 14 गुलिस्तानों की कह रहा हूं मैं, आगे जो अपन ने नहीं पढ़े वो भी मिलाकर 14 गुलिस्तानों में चौथे गुलिस्तान का अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जीव आ भी सकते हैं और अधिक से जा भी सकते हैं। ठीक है, 5वें से 11 जितने भी जीव होंगे, 5वें से 11 गुलिस्तान में जितने भी जीव होंगे, उन सभी जीवों का मरण होगा तो जाकर चौथे में गिरेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे वैसे देखा जाए 9 रास्ते, यदि हमने सूक्ष्मता से बात करें तो 9 रास्ते हो गए आगमन के और गमन के हो गए 5 रास्ते, है ना। मोटे मोटे रूप में बात करेंगे तो 5 रास्ते आने के और 5 रास्ते जाने के। इस प्रकार से आज का हमारा एक गमना गमन यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, 5 तो जाने के हो गए, कहाँ कहाँ जाता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, और कहाँ जाता है, 7वें में भी जाता है, 5वें में भी जाता है। फिर चौथे से कहाँ कहाँ से आता है, तो कहते हैं 5वें गुण स्थान से 11वें तक जितने भी जीव मरण करेंगे वो सब इसमें आकर गिर सकते हैं। ठीक है, 6वां भी गिर सकता है, 5वें वाले भी आ सकते हैं, फिर पहले भी आ सकते हैं और तीसरे वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर पूनम जी विंड? बोली रचना जी। भैया जी ये 5 से 11 मरण की अपेक्षा है, हाँ, और जो नीचे जो 5 से और 6 से अलग अलग दिया है तो वो जीवत्व मतलब रहते हुए जो भावों में जीव गिर जाता है वो आएगा इसमें। ये कहाँ पर बात कर रही हैं आप? ये 5-6 लिखा हुआ है नीचे, ये आगमन आगमन में, हाँ ऊपर। हाँ समझ गया मैं, ये लिख दिया है, लेकिन ये 5 के 11 में ये देखिए 5 से 11 तो हो गया मरण। हाँ, हाँ, और ये जो नीचे लिखे हैं 6 और 5, इनमें भावों की अपेक्षा लेना है अपन को। किसकी अपेक्षा? भावों की अपेक्षा, अपने भावों से किसकी गिरेगा। अपेक्षा? हाँ हाँ, वही मैंने कहा। हाँ बिल्कुल, चलिए तो इसमें बोलिए बोलिए, माइक ऑफ है आपका। 5 से 11 वाले में कोई भी सम्यक्त हो सकता है ना, हाँ, या 5 से, उपसम से ही गिरे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उपसम से ही गिरेगा? नहीं, नहीं, वो तो उपशम, मरण की अपेक्षा है ना। हाँ मरण की अपेक्षा है, उपशम से गिरेगा। तो मरण गिरेगा तो उपसम से, लेकिन मरण की अपेक्षा में तो कोई भी सम्यक्त हो सकता है। हाँ, जैसे ये यहाँ से देखिए चौथे गुण स्थान से 3 सम्यक चालू हो जाते हैं, औपशमिक, छापशमिक और छायिक। तो ऊपर के गुण स्थानों में जैसे हम जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन गुण स्थानों में जो भी सम्यक्त होगा, उन सम्यक्त में यदि मरण होगा, मैंने कोई भी सम्यक्त ले लो अपन, हाँ, वही मैं कह रही थी। छायिक को छोड़कर। हाँ, छायक को छोड़कर, और छायक में अगर मरण होगा तो? नहीं, छायिक में यदि मरण होगा तो ठीक है, यदि भावों की अपेक्षा देखा जाएगा तो फिर यहाँ पर गिरने की बात नहीं आएगी। हाँ भावों की अपेक्षा तो उपसम श्रेणी चढ़ी जा रही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे छायक अवस्था में अगर जीव का मरण होता है हाँ तो तो वो चौथे में आएगा। उसका दूसरा भाव चौथे गुण स्थान सहित पैदा होगा ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो अपना हुआ गमनागमन। ठीक है, अब अपन को आज चर्चा करनी है विशेष अपेक्षा निरूपण। अपन को ये 2 बिंदु अपन को आज पकड़ना है यहाँ पर, है ना। चलिए विशेष अपेक्षा निरूपण में देखिए,
आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु, यह मोक्ष महल का प्रथम सोपान भूत गुणस्थान है। क्या है? प्रथम गुणस्थान। ये जो प्रथम है इसको हमने जाना ही था, आप लोगों ने क्लियर भी हुआ होगा। इसको प्रथम सोपान कहा गया है। किसका? मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है, क्योंकि यहीं से अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर सब सम्यक रूप हो जाता है, सब सम्यक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ही हमने मोक्ष स्वरूप को यहाँ बताया गया है कि ये मोक्ष महल का प्रथम सोपान है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, इतना क्लियर? इसको मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा गया है, ये तो स्पष्ट है ही। दूसरा देखिए, इस गुणस्थान के स्पर्श मात्र से अनंत संसार का कटकर सीमित हो जाता है। देखिए, चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर लिया, समझ लो आपका अनंत संसार था वो कम हो गया, कट गया संसार आपका। इस चौथे गुणस्थान की मात्र प्राप्ति हेतु, तब प्राप्ति होने से ही ये अपना गुणस्थान कम, माने अपना संसार जो बंधा था कम हो जाता है, क्योंकि इतनी शक्ति है इस गुणस्थान में, सब कुछ सम्यक रूप में परिणमन हो जाता है। ठीक है, ये हो गए अपने दो बिंदु। इसके बाद तीसरा बिंदु, इस गुणस्थान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो जाती है। सुनिएगा, अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है, शुरुआत हो जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो कहाँ पर है? सिद्ध गति में है। लेकिन चौथे गुणस्थान में यदि बात की जाए मोटे मोटे रूप में, तो यहाँ पर भी चौथे गुणस्थान जो जीव होता है वो वैसा ही सुख भोगता है ना। तो यहाँ पर भी अनंत सुख जैसी, वहां पर अतीन्द्रिय सुख जैसी शुरुआत यहाँ पर बताई गई है, वैसी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। चौथा, इसी से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ होती है। पता है आप लोगों को, क्योंकि पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, इन तीनों गुणस्थानों में बहिरात्मा थे। वैसे अलग अलग अपेक्षा से थे, लेकिन बहिरात्मा तो थे ही। पहले में थोड़ी मजबूत बहिरात्मा थी, दूसरे में थोड़ी कम, और आगे उससे भी कम। तो इस प्रकार से माने बहिरात्मा थे, लेकिन इसमें बताया है कि इसमें पूर्ण बिल्कुल नक्की रूप से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। बहिरात्मा का काम ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या तो हट गया और सब सम्यक रूप में हो गया, तो यहाँ पर अंतरात्मा की बात कही है। आगे, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुणस्थान से होती है। क्या कहा? भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुणस्थान से होती है। माने जो भव्य जीव है, भव्य शक्ति है, माने जो अपनी पावर, भव्य पावर जिसमें होती है, वो पावर चौथे गुणस्थान में आकर पता चलती है। अब आप लोग कहेंगे वो अभिव्यक्ति तो दूसरे में भी दिखाई देती है, तीसरे में भी दिखाई देती है, क्योंकि दूसरे तीसरे वाला जीव भव्य कहलाता है। तो वो भी कब भव्य होता है? जब जीव चौथे से गिरता है तब भव्य होता है। अरे बात ख्याल में, जैसे चौथे से कोई जीव आकर गिरा, जैसे कोई जीव चौथे से तीसरे में आता है, कोई माने इनमें आकर गिरता है, तो फिर दूसरे में आगे पीछे होकर चला जाता है, तो दूसरा भी भव्य कहलाता है, तीसरा भी भव्य कहलाता है। तो इनको जो भव्य कहा, ये चौथे की अपेक्षा ही कहा है, क्योंकि भव्यता की शुरुआत तो पूर्णतः चौथे से चालू होती है। वहीं से पहचान होती है कि हाँ ये जीव है बिल्कुल सम्यक प्रकट करने वाला, बिल्कुल मोक्ष जाने वाला, बिल्कुल भी इसके अंदर मिथ्यात्व का अंश नहीं है, भव्यत्व शक्ति प्रकट है इसके। ठीक है। छठवां बिंदु, श्रद्धा के सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त कहते हैं। क्या कहा? श्रद्धा के सम्यक होने से, जब इस गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तो इस गुणस्थान में जितने भी जीव होते हैं सब दृष्टि मुक्त हो जाते हैं। दृष्टि मुक्त का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? क्या होता है दृष्टि मुक्त? जो भी चौथे गुणस्थान में जीव हैं, उनकी श्रद्धा सम्यक है, सच्ची है और बिल्कुल समीचीन श्रद्धा है, और फिर यदि उन जीवों की दृष्टि देखी जाएगी, कौन सी दृष्टि? आपने सुना होगा एक मिथ्या दृष्टि होते हैं, सुना है? मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर अपन को दृष्टि में मिथ्या दृष्टि लेना है ना।
तो जो मिथ्या दृष्टि मुक्त भी होते हैं, माने यहाँ पर जो दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि की बात की है। वो जो मिथ्या दृष्टि है वो चौथे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टिपना नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा कि यहाँ पर श्रद्धा सच्ची है तो यहाँ पर अपनी दृष्टि भी छूट जाती है, मिथ्या दृष्टि, और सच्ची दृष्टि होने लगती है, समीचीन दृष्टि दिखने लगती है, सब कुछ सच्चा सच्चा दिखाई देता है। वो देखा था अपन ने उदाहरण कि जैसा देश और वैसा, माने जैसी अपनी दृष्टि और वैसी अपन को सृष्टि लगती है। तो यहाँ पर अपनी ऐसी दृष्टि होगी, यहाँ पर वैसी अपनी सृष्टि हो जाएगी। वैसे यहाँ पर श्रद्धा अपनी जैसी है तो अपन को उसी प्रकार से अपनी दृष्टि होगी। लेकिन जो अन्यथा दृष्टि है उसको उसका अपन को अभाव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर दृष्टि मुक्त इसलिए कहा है क्योंकि मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना है, इसलिए यहाँ पर दृष्टि मुक्त की बात की गई है। ठीक है, आगे 7वां बिंदु, इस गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता प्रकट हो जाती है। चौथे गुण स्थान में जो भी जीव आया, समझ लो उसके अंदर ऐसी योग्यता प्रकट हो गई, पक गई कि अब वो तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है ना। ऐसी योग्यता इस चौथे गुण स्थान में आकर प्रकट हो जाती है। ये विशेषता बता रहे हैं गुण स्थान की, ऐसा नहीं है कि हो ही ऐसा होता ही हो, विशेषता बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है, होने वालों के होता भी है। ठीक है, तो ये गुण स्थान की विशेषता चल रही चौथे गुण स्थान की। किस गुण स्थान में यदि कोई जीव है उसके बहुत महान पुण्य का उदय है तो तीर्थंकर प्रकृति उसके बनती है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है ना। 8वां बिंदु, यहीं से छायक सम्यक प्रकट करने की शक्ति प्रकट होती है। ये भी अच्छा बिंदु है, विशेषता ही है उसकी गुण स्थान की, क्योंकि नीचे के कितने भी गुण स्थान थे उनमें छायक सम्यक तो कहीं नहीं आया। आया कहीं? छायक सम्यक की बात ही नहीं की, लेकिन चौथे गुण स्थान में आकर छायक सम्यक की बात की कि चौथे गुण स्थान से जीव छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। तो चौथे गुण स्थान से छायक सम्यक प्राप्त कर सकता है जीव, लेकिन नीचे गुण स्थानों में सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि चौथे में छायक सम्यक प्रकट कर लिया तो फिर नीचे जाने का काम ही नहीं है, खत्म, फिर तो आगे जाना है। पीछे के गेट बंद हो जाते हैं, फिर गमन के आगम माने पीछे के रास्ते बंद हो जाते हैं, सीधा आगे जाना है आपको अब। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा कि छायक सम्यक प्रकट करने की इसमें शक्ति प्रकट हो जाती है। 9वां, इसमें कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, माने इसमें कोई भी इस जीव के जो 41 कर्म इनके द्वारा बंद नहीं होता, इसके बंद नहीं होता। ये बात नहीं भी कहते तो कोई बात नहीं थी, इतनी बातें कह दी तो सब खुद ही समझ जाएंगे कि जब इस गुण स्थान में इतनी विशेषता है तो बंद कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस गुण स्थान में इसकी बंद विच्छित्ति जाती है, जो मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान है, दूसरा गुण साधन है। अब माने इनमें जो बंद विच्छुत्ति माने कहीं कहीं जो बंधने वाली चीजें थी वो चीज भी चौथे गुण स्थान में आकर बंद हो जाती हैं, है ना, वो रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ पर बंधन खत्म हो जाता है। अंतिम बिंदु 10वां, इसमें अविरत शब्द अंत्य दीपक है, ध्यान रखना। क्या कहा? अविरत का अर्थ क्या होता है बताइए पहले, बोलिए भारती जी तावा। आ माने नहीं, विरत माने व्रत, जिनका नियम पूर्वक व्रतों का त्याग नहीं होता वो अविरत कहलाते हैं। चलिए, जिनका नियम पूर्वक व्रतों का त्याग नहीं रहता, जैसे उदाहरण कोई समझाइए, जैसे कैसे? जैसे चौथे गुण स्थान व्रतियों को श्रद्धा तो समीचीन होती है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा कहें तो उनको असंयम चारित्र होता है, क्योंकि वहाँ व्रत उनको ऐसा 5 कहेंगे इंद्रिय विषय। हाँ, कि जैसे ये जो चौथे गुण स्थान वाला जीव है इसको अव्रत क्यों कहा? क्योंकि अविरत कहने का कारण है क्योंकि इसने नियम पूर्वक त्याग नहीं किया है। 5 पाप हैं, इंद्रियों के विषय हैं, है ना, इन चीजों का इसने पूरा नियम पूर्वक त्याग नहीं किया है। बेशक नहीं करता हो, 6 काय के जीवों को नहीं मारता हो, है ना,
बेशक विषय में नहीं रुलता हो, भोगों से दूर रहता हो, लेकिन जो जब तक नियम पूर्वक इसका त्याग नहीं है तब तक इसको अविरत कहा जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें अविरत शब्द अंत दीपक है। इस गुणस्थान की विशेषता बता रहे हैं। ऐसी विशेषता होती कभी, लेकिन फिर भी उसको विशेषता रूप में बताया। इस गुणस्थान में ही अंत रहेगा, किसका? अविरत का। अब आगे तो नियम पूर्वक त्याग रहेगा 5वें गुणस्थान से तो बिल्कुल, लेकिन 4थे गुणस्थान में नियम पूर्वक त्याग नहीं रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखना इस बात का भी, अपेक्षा लगा के बैठना कि यहाँ पर नियम पूर्वक त्याग नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दिन भर मारता रहता हो, अभक्ष्य चीजें खाता रहता हो, विषय भोगों में लगा रहता हो, ऐसा भी नहीं है। नियम पूर्वक त्याग का अर्थात कोई नियम नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो चीज करता भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। कभी अनजाने में हो जाए तो बात अलग है, ठीक। तो यहाँ पर ये जानना कि जो अविरत चीज है, माने अविरत माने 5 पापों का, इंद्रियों के विषयों का, 6 कायिक जीवों की हिंसा का, इनका नियम पूर्वक जो त्याग इसमें नहीं था तो वो यहीं तक रह जाता है। आगे गुण स्थानों में फिर नियम पूर्वक त्याग हो जाता है, फिर वहां पर इनका दोष नहीं रखता। याद रखना इस बात का, क्योंकि अभी विचार किया है 4थे गुण स्थान को करके अपन विराम लेंगे, है ना। फिर यदि समय मिलेगा तो बाद में देखेंगे, वरना 4थे गुण स्थान तक अपन विराम लेने वाले हैं। तो अभी अपने यहाँ पर गमनागमन हो गया और विशेष अपेक्षा से विचार हो गया। अब आपने इसमें 2 बिंदु और रह गए अंतिम, जिनकी अपनी अगली कल कक्षा होगी। जो उन बिंदुओं का नाम है, एक तो सबसे पहला लाभ, कि इस 4थे गुण स्थान से अपना लाभ क्या हुआ, ठीक है। लाभ के बाद फिर एक अपना अतिरिक्त चर्चा जो भाई सबको सब में रहता ही है, वो भी इसमें रहेगा। उसमें सत, संख्या, क्षेत्र, है ना, ये सब चीज में आएंगी। तो इसमें अपन को भाव वगैरह सब देखना पड़ेगा कितना क्या है, तो उसकी चर्चा अपनी यहाँ से कल होगी। अपने यहाँ पर 2 पेज हो गए, गमनागमन और विशेष अपेक्षा से निरूपण। और पीछे का जो विषय है उसको भी आप लोग दोहराते रहिएगा, है ना। पीछे अपने टॉपिक चले हैं, क्या क्या बात हुई थी पीछे। करण की बात हो चुकी, हमने 47 जो प्रकृतियां होती हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की थी। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की हैं। तो इन चीजों को भी आप लोग के बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान यदि कभी दिमाग से निकल जाए तो यूट्यूब पर कक्षाएं इनकी एक पड़ी हुई है, तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। और यदि कुछ होगा तो ये चारों गुण स्थानों का ही अपन एक एग्जाम लेंगे, वो अब लिखित आएगा। अब आप लोगों को ओरल एग्जाम की बात नहीं है, अब लिखित आएगा, है ना। अब लिखने को आएगा, अब वो लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इतना अपना विषय था। कल अपनी एक अंतिम कक्षा होगी, फिर बाद की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। चलिए अब ये विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी।